dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab, wenn ja। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं सुनील आनंद सर एक बार फिर आपसे हिटलर की कहानी लेकर आ रहा हूँ। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का ये फोर्थ पार्ट है। इसमें हम हिटलर के राइज और किस तरह से वो पावर में आता है इसके बारे में पढ़ेंगे। एज यू नो, हिटलर वाज द मोस्ट क्रूएल रूलर ऑफ जर्मनी। ही इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वार। हिटलर एक इतना ज़्यादा क्रूएल रूलर था पूरे विश्व का कि सारा दुनिया आज उससे घृणा करती है और उसको सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए जिम्मेवार ठहराया जाता है। तो आइए आज हम हिटलर के बारे में थोड़ा जान लें। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था और उसके बायोग्राफी किस तरह से। हिटलर कहा जाता है कि हिटलर का जन्म नहीं हुआ था, हिटलर बना था। देखिए, हिटलर के व्यक्तिगत रूप से उसके बारे में ये बातें नहीं कही जा रही है, बल्कि हिटलर ने जिस तरह से पूरे विश्व को वर्ल्ड वार में झोंका था उसको देखते हुए कहा जाता है कि आखिर वो उस तरह के क्रूएल रूलर कैसे बन गया। एक साधारण गरीब परिवार में जन्मा हिटलर विश्व के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बन गया, जिसने युद्ध को ही अपना सब कुछ समझ लिया था। तो आइए समझते हैं। जब जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी और उसी समय हिटलर का उदय होता है। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1869 को हुआ था। इसके पिता का नाम एलोइस हिटलर और माता का नाम क्लारा हिटलर था। इसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो हिटलर जर्मन सेना में शामिल हो गया और एक कारपोरल बन गया। कारपोरल के पद पर रहते हुए उसने इतना अच्छा काम किया कि उसके ब्रेवरी के लिए उसे मेडल दिया गया, तमगा दिया गया। लेकिन जब जर्मनी की वाइमर सरकार ने वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किया तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह 1919 में ही जर्मनी की एक छोटी सी पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी, ज्वाइन कर लिया और बहुत जल्द ही उसने उस पार्टी पर अपना एक तरह से कब्जा कर लिया। कुछ समय के बाद हिटलर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसका नाम बदल करके द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया, जिसको बाद में नाजी पार्टी कहा जाने लगा। 1923 ईस्वी में जर्मनी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। हम इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में बताए थे। तो इस समय जर्मनी में हिटलर अपनी महत्वाकांक्षा को अंजाम देना चाहता था। उसने बावेरिया प्रदेश को कंट्रोल करना चाहा। वह बर्लिन तक मार्च करना चाहता था, लेकिन बीच में ही वह पकड़ लिया गया और फिर उसे देशद्रोह के अपराध में जेल में डाल दिया गया। हालांकि वह बहुत ज़्यादा दिनों तक जेल में नहीं रहा। कहा जाता है कि 5 साल के लिए उसे जेल की सज़ा हुई थी। सिर्फ 9 महीने में वह जेल से छूट गया। लेकिन उसके बाद भी वो अपना संघर्ष लगातार जारी रखा। 1929 ईस्वी में जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ और उसका बहुत बड़ा असर पड़ा था जर्मनी में। जर्मनी के बैंक कोलैप्स कर गए थे, बिजनेस समाप्त हो चुके थे और वर्कर्स जो थे अपने जॉब को खो चुके थे। ऐसे में पूरे समाज में, पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई थी। इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया हिटलर ने प्रोपेगेंडा के थ्रू। प्रोपेगेंडा क्या होता है? प्रोपेगेंडा एक ऐसा प्रचार होता है जिसमें कि झूठ के सहारे अपने आप को प्रचारित किया जाता है। तो इस चुनाव में, हालांकि जो 1928 ईस्वी में चुनाव हुआ, उस चुनाव में हिटलर को बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल सकी। वह सिर्फ 2.6% वोट हासिल कर सका जर्मन संसद, जो रिश्टैग के नाम से जाना जाता था, उसके लिए।
लेकिन जैसा कि आपको पता है कि 1929 से 1932 ईस्वी तक जो विश्व आर्थिक मंदी थी और जिसके कारण अमेरिका ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था, उसने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया था। हमने आपको बताया था कि किस तरह से 60 लाख से ज़्यादा लोग इस मंदी के कारण बेरोज़गार हो गए थे। अपने गले में तख्तियाँ लेकर के चलते थे जिसमें कि ये लिखा होता था, आई विलिंग टू डू एनी वर्क, कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसी स्थिति में जर्मनी में हिटलर ने अपना प्रोपेगेंडा चालू कर देता है, लोगों को ये भरोसा दिलाता है कि वह जर्मन को एक समृद्ध और सशक्त शासक के रूप में समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनाएगा। वह लोगों को ये भरोसा देता है कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र किया था, जो मित्र राष्ट्र के लोगों ने उन्हें अपमानित किया था, उनसे वह बदले लेगा, रिवेंज लेगा। और लोगों को हिटलर की ये बातें बहुत अच्छी लगने लगी थी। फलतः उसके सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। वह सबको युवाओं को रोज़गार देने का बात करता था, बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित करता था। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग हिटलर को पॉपुलर हो गया था और उनके प्रति किस तरह का क्रेज़ था। मैं आपको बताऊं, हिटलर एक बहुत ही शानदार वक्ता था, बहुत एट्रैक्टिव भाषण देता था, जिसके कारण उसकी लोकप्रियता बहुत जल्दी बढ़ गई थी। वह अपने झंडे पर नोमैडिक आर्यंस के जो प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था वो डलवाया था। स्वास्तिक इस बात का चिन्ह था कि वो जर्मन के जो आर्य लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है और बड़ी संख्या में लोग उसके सभाओं में आते थे। यहाँ पर आपके बुक में न्यूरेमबर्ग में एक रैली का चित्र दिया है। रैली लाइक दिस वर हेल्ड एवरी ईयर एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ these was the demonstration of Nazi power as various organizations paraded past Hitler, showed loyalty and listened to his speech। तो इस तरह की हर साल रैलियां आयोजित की जाती थी जिसमें हिटलर के पावर को दिखाया जाता था और उसको सुनने के लिए लाखों लोग आते थे। वह लोगों से ये वायदा करता था कि वो सबको रोज़गार देगा और जिसने उनके खिलाफ कंस्पायरेसी की थी उसका बदला लेगा। हिटलर अपना न्यू स्टाइल में पॉलिटिक्स शुरू किया था। वह जानता था कि किस तरह से लोगों को मोबिलाइज किया जा सकता है। जो उनकी परंपराएं थी, रिचुअल्स थे, उसके माध्यम से Nazi held massive rallies and public meetings to demonstrate support of Hitler। ये बता चुके हैं कि वो बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित करता था। लाल रंग के झंडे पर स्वस्तिक का चिन्ह हुआ करता था। The red banner with swastika, the Nazi salute and ritualized rounds applause after the speech were the part of spectacles of power। उसके जो रैलियां होती थी, लाल झंडे स्वास्तिक के साथ साथ लोग लास्ट में नाजी सैल्यूट करते थे। इस तरह से लोग उसके पावर बढ़ गए थे। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुल प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा, as saviors, someone who had arrived to deliver people from their distress। जो नाजी प्रोपेगेंडा था वह ये कहता था कि हिटलर एक मसीहा बनकर के आया है, एक देवता बनकर के आया है, जो उनके गरीबी को, उनके दुख को दूर करने के लिए आया है, उनके स्ट्रेस को समाप्त करने के लिए आया है। इट इज़ एन इमेज दैट कैप्चर्ड the imagination of a people whose sense of dignity and pride had been shattered
and who were living in a time of acute economic and political crisis। वहाँ पर क्या था, एक हिटलर के समय, हिटलर के सत्ता में आने से पहले जो जर्मनी जो था वो बहुत ही भयंकर आर्थिक त्रासदी झेल रहा था, पॉलिटिकल क्राइसिस था। ऐसे में वह लोगों से वादा करता है कि वह राष्ट्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, उनको गर्व करने लायक बनाएगा। इस तरह से लोग उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। तो ये तो जो कहानी थी कि अर्ली एज में यानी 1932 से पहले, 33 से पहले हिटलर ने किस तरह से अपने आप को एक स्थापित शासक के रूप में इस्टेब्लिश किया था लोगों के बीच में। अपनी पॉपुलैरिटी, उसकी पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ी थी? देखिए 2-3 कारण थे पॉपुलैरिटी बढ़ने का। सबसे पहले कारण जो था वो था वर्साय की संधि, जिससे हिटलर चिढ़ता था, जिससे वो नफरत करता था। दूसरे कारण और वाइमर रिपब्लिक के लोग जिस तरह से उस पर साइन किए थे उसके खिलाफ ये लोगों को भड़काता था। दूसरी बातें जो थी कि इकोनॉमिक जो क्राइसिस हुई थी उसका फ़ायदा ये उठा रहा था। पॉलिटिकल क्राइसिस थी, पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में मैं बता चुका हूँ कि वाइमर रिपब्लिक के संविधान में कुछ कमियां थी, जिसके चलते मात्र 10-12 साल के अंतर में 28 बार कैबिनेट चेंज हुए थे। तो ये सारी बातें हिटलर को एक मजबूत शासक, मजबूत नेता बना दिया था। आइए, हिटलर डेमोक्रेटिक सेटअप से आया था। ऑन 13 जनवरी 1933 द प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर्ड चांसलरशिप एज द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स टू हिटलर। क्या होता है कि 1932-33 में जो चुनाव होता है उसमें हिटलर 37% वोट ला करके सबसे बड़े पार्टी, नाजी पार्टी बन जाती है। फलतः जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, वह हिटलर को चांसलरशिप के लिए ऑफर करते हैं, बुलाते हैं। और ये चांसलरशिप जो होता है ये जर्मनी के कैबिनेट का सबसे ऊंचा पद होता था, यानी प्रधानमंत्री जैसे पद ये था। हिटलर को एक बहुत बड़ा मौका मिला था। हैविंग एक्वायर्ड पावर, हिटलर सेटअप आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। अब देखिए, जो 1919 से डेमोक्रेटिक रूल चल रहा था, हिटलर ने सबसे पहले पावर हासिल करने के बाद उसको समाप्त करना चाहा। इसी दौरान क्या होता है, 28 फरवरी 1933 ईस्वी को जर्मन संसद में आग लग जाता है। और उस आग लग जाने के कारण, एक रहस्यमय आग, लोग कहते हैं कि हिटलर के द्वारा ही ये सब किया गया था, कि उसने आग लगा दिया। और उसी की आड़ में वह एक डिक्री पास करता है। डिक्री एक तरह का अध्यादेश होता है जो बिना संसद के राय लिए कानून बनाने की प्रक्रिया होता है, उसको डिक्री कहते हैं। तो उसने एक डिक्री पास करके जनता के 28 फरवरी 1933 को डिक्री पास हुआ और अनिश्चित काल के लिए जनता के राइट्स जो थे समाप्त कर दिए, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस और असेंबल होने की जो स्वतंत्रता थी। जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के मेन बातें थी उनको सस्पेंड कर दिया गया। द कम्युनिस्ट मोस्ट ऑफ whom were hurriedly packed off to newly established concentration camp। उसने एक कंसंट्रेशन कैंप्स बनवाया था, यातना गृह बनवाया था, जिसमें जो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्टों से ये बहुत चिढ़ता था और इसीलिए जितने भी कम्युनिस्ट थे उसको वहाँ पर ला करके गिरफ्तार करके उस कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया। कहा जाता है कि इस कंसंट्रेशन कैंप में करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग वाले क्षेत्र जहाँ रहते थे, डसेल्डॉर्फ जर्मनी का एक क्षेत्र था, वहाँ पर कहा जाता है कि सिर्फ 6,808 लोगों को अरेस्ट किया गया था। इनमें से 1440 सिर्फ कम्युनिस्ट ही थे। इसके अलावा 52 अलग तरह के जो लोग थे वह हिटलर के शिकार हुए थे। हिटलर उनको उस कंसंट्रेशन कैंप में ला करके मारा था। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस एनेबलिंग एक्ट वाज पास। दिस एक्ट एस्टेब्लिश्ड द डिक्टेटरशिप इन जर्मनी।
3 मार्च 1933 को जर्मन के संसद से एक इनेबलिंग एक्ट पास होता है। इसके बाद जर्मनी में एक तानाशाही सरकार स्थापित की जाती है। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइड लाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाई डिक्री। ये जो कानून पास हुआ था, डिक्री पास हुआ था, यह संसद को हटा कर हिटलर को ये पावर दे दिया था कि वो कानून बना सकता है। यानी बिना संसद की अब कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई थी। एक तरह से इस कानून के द्वारा संसद को समाप्त कर दिया गया था। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट फॉर नाजी पार्टी एंड इट्स ऑफिशियल। तो नाजी पार्टी और उनके लोगों के अलावे जितनी भी पार्टियां थी और जितने ट्रेड यूनियंस थे, सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। द स्टेट इस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया एंड आर्मी एंड जुडिशरी। जो वहाँ के आर्थिक संस्थाएं थी, जो मीडिया था, आर्मी और जुडिशरी, सब पर हिटलर ने अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजीज वांटेड। जो स्पेशल सुरक्षा और जो कंट्रोल था समाज के ऊपर, उसमें नाजी जो चाहते थे उसी तरह से होता था। अपार्ट फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पॉलिसीज इन ग्रीन यूनिफॉर्म, द SA और स्टॉर्म ट्रूपर्स, these included the Gestapo, secret police and the SS protection squads, criminal police and the security services। उसने कई तरह के सरकार पुलिस और की शुरुआत की थी, जिसमें से स्टॉर्म ट्रूपर्स थे और इसमें गैस्टापो यानी एक गुप्त पुलिस व्यवस्था की स्थापना की, स्पेशल प्रोटेक्शन स्क्वाड की स्थापना की। इसने क्रिमिनल पुलिस और सिक्योरिटी सर्विस को बनाया। ये सब इसलिए किया जाता था कि किस तरह से पब्लिक पर कंट्रोल रखा जाए और किस तरह से उनको कुछ सोचने नहीं दिया, किसी भी तरह के अधिकार उन्हें न मिले। इट वाज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ दिस न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्स दैट gave the Nazi state its reputation as most dreaded criminal state। ये जो संस्थाएं बनी थी, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे रही थी फोर्स को, और ये एक तरह से उसको क्रिमिनल स्टेट बना दिया था। यानी नाजियों ने इसको क्रिमिनल स्टेट बना दिया था। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गैस्टापो टॉर्चर कैंप्स, rounded up and sent to concentration camp, deported at will or arrested without any legal procedures। The police force acquired powers to rule with impunity। ये अत्याचारों का सिलसिला वहाँ बहुत चल रहा था। गैस्टापो टॉर्चर कैंप्स में विरोधियों को भेज दिया जाता था, उसके बाद उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था। जो टॉर्चर किया जाता था गैस्टापो टॉर्चर कैंप में, साथ साथ कंसंट्रेशन कैंप में उनको यातना दिया जाता था। इस तरह से बिना किसी कारण के, बिना किसी लीगल प्रोसीड्योर्स के किसी को भी पुलिस उठा ले जाती थी। इस तरह से पुलिस को बहुत ज़्यादा अधिकार मिल गए थे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रिकन्स्ट्रक्शन जो जर्मनी का हिटलर के द्वारा किया गया उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और द नाजी वर्ल्ड व्यू, नाजी के बारे में, दुनिया का जो दृष्टिकोण था नाजी का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो को इसको लाइक कर दें, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।